नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति सोनी और आज का जो खास मुद्दा होगा वो होगा शाम 6 बजे की खास खबर। बसपा के जो 6 विधायक इस समय विलय हुआ है कांग्रेस में, उसे लेकर आज खास चर्चा होगी, खास बहस होगी। इसके साथ ही 4 मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। मेहमानों के नाम मैं आपको बता दूं, शील धामाई जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विष्णु कुलवाल जी बसपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बातचीत करेंगे इस पर, श्याम सुंदर शर्मा वरिष्ठ पत्रकार इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, साथ ही साथ डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो ये सभी हमारे गेस्ट हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले इसी विषय पर एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर सोमवार की शाम बीएसपी के सभी 6 विधायकों का कांग्रेस में विलय होना एक बड़ी राजनीतिक घटना के रूप में देखा जा रहा है। आनन फानन में विधानसभा अध्यक्ष को कांग्रेस में विलय का जब पत्र सौंपा तो ये खबर आग की तरह फैली और हर कोई हतप्रभ था कि इस निर्णय की भनक किसी को भी नहीं लगी। इस पूरे खेल में जादू था जादूगर अशोक गहलोत का। बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों का कहना है कि बिना शर्त के वो आए हैं और प्रदेश के हित में निर्णय लिया है। पंचायत के चुनाव है, वहाँ भी हमें सामने लड़ना पड़ता कांग्रेस पार्टी से, जिसको हमने समर्थन दे रखा है, तो बड़ी खराब परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती और क्षेत्र के विकास को, प्रदेश के हित को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया। राजस्थान से सांप्रदायिक शक्तियों को मुकाबला करने के लिए और इस प्रदेश की 36 को उनके हित के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, सरकार के स्थायित्व के लिए, स्टेबिलिटी के लिए हमने ये फैसला लिया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बहुमत के मामले में बिल्कुल किनारे पर है। बसपा के 6 विधायकों का कांग्रेस में विलय होने से विधानसभा में संख्या के आधार पर कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। हालांकि बीएसपी बाहर से समर्थन दे रही थी और 13 में से 11 निर्दलीय विधायक भी कांग्रेस सरकार के साथ है। ऐसे में सरकार को किसी भी तरह का खतरा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अशोक गहलोत किसी भी सूरत में कोई रिस्क उठाना नहीं चाह रहे। सूत्रों के अनुसार ये कवायद तो करीब 4 महीने से चल रही थी, लेकिन खिचड़ी पिछले 3 दिन में ही पकी है। हमने कोई दबाव नहीं दिया उनके ऊपर, उसके बावजूद फैसला होना ये स्वाभाविक फैसला तो मायावती जी को समझना पड़ेगा। ये कोई सरकार में बैठे हुए लोगों ने कोई मैनेज नहीं किया है, कोई प्रलोभन नहीं दिया है, और ये हमारे प्रदेश की खूबी है। हमने कभी हॉस्टेलिंग नहीं करी लाइफ के अंदर, कोई भी। पहले भी हम लोग सरकार में थे, तब भी बीएसपी के 6 लोग ज्वाइन किए थे। बसपा से कांग्रेस में शामिल होने की भनक न तो बसपा प्रदेश अध्यक्ष को लगी और न ही यहाँ के प्रदेश प्रभारी को। मायावती को भी मीडिया से मालूम चला। ये देखने के बाद मायावती ने लगातार 3 ट्वीट कर डाले, जिसमें राजस्थान की कांग्रेस सरकार को धोखेबाज बताया। इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस हमेशा समान विचारधारा के लोगों का सम्मान करती है। मायावती को समझना चाहिए कि मुल्क में सांप्रदायिक ताकतों का प्रभाव बढ़ा है, इसे रोकने के लिए कदम जरूरी है। हम लोग चुनाव जीत के आते हैं, पहली सोच ये होनी चाहिए कि स्टेबल गवर्नमेंट कैसे रहे और राज्य प्रगति कैसे करे, कैसे विकास करे। इसलिए जो फैसले कोई करते हैं तो वो सोच समझ के करते हैं। 6 विधायकों ने एक राय होकर के फैसला किया है, तो हमें इस बात की खुशी है कि उनकी इतनी बड़ी सोच रही कि राज्य में स्टेबल गवर्नमेंट रहे और हम सब मिलकर के राज्य विकास में भागीदार बने। हालांकि इस विलय को विधायक और मुख्यमंत्री बिना शर्त का होना बता रहे हैं, लेकिन सियासी गलियारों में ऐसी चर्चाओं को बेकार बताया जा रहा है और माना जा रहा है कि जल्द ही शामिल हुए विधायकों की ताजपोशी होगी। इस घटना के बाद राजस्थान में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार देखा जा सकता है। संख्या बल के आधार पर गहलोत सरकार राहत की सांस ले ले, लेकिन अब पार्टी के वरिष्ठ विधायकों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। कई ऐसे विधायक मंत्री बनने का सपना पाले बैठे हैं, जिन्होंने राजनीति की लंबी पारी लाल बत्ती के साए में खेली है। ऐसे में गहलोत के सामने ये भी बड़ी चुनौती होगी। देखो, राजस्थान की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है और ऐसी स्थिति में वो जोड़ तोड़ करके अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो अब शुरुआत करते हैं मुद्दे पर बातचीत करने की। आपको बता दें कि फिलहाल हमारे साथ 3 गेस्ट जुड़े हुए हैं। शील धामाई जी बीजेपी से हैं, श्याम सुंदर शर्मा
को अभी वक्त है हमारे साथ जुड़ने में। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विष्णु कुलवाल बसपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ जन टीवी संवाददाता योगेंद्र पंचोली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का मैं स्वागत करती हूं। बिल्कुल, सबसे पहले मैं आना चाहूंगी विष्णु कुलवाल जी के पास, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये बीएसपी और कांग्रेस के बीच का है और कांग्रेस से तो यहां पर फिलहाल कोई भी मौजूद नहीं है, बीएसपी से चूंकि विष्णु कुलवाल जी हैं। तो विष्णु जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि मायावती जी जो है वो हालांकि ट्वीट करके लगातार बोल चुकी हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे चुकी है, साथ ही साथ कई तरह के गंभीर आरोप कांग्रेस पर लगाए हैं। आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि बीएसपी के लिए तो राजस्थान में ये काफी बड़ा, इनफैक्ट सबसे बड़ा नुकसान है। देखिए प्रीति जी, आप एक बात को सीधी सीधी समझ लीजिए कि जिस बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस को, जब हमने इनको बाहर से समर्थन दे रखा था, तो इन लोगों को जरूरत क्या थी कि दल बदल करके कानून में इन लोगों को, विधायकों को कांग्रेस में शामिल किया। आज कांग्रेस ने जो भी कार्य किया यह एकदम गलत है। अगर कांग्रेस की नीति ये रहेगी तो आगे आने समय कांग्रेस के लिए बहुत घातक होगा। सवाल है कि आज इन्होंने 6 विधायक तोड़े, इससे पूर्व में भी 10 साल पहले इन्होंने हमारे 6 विधायक तोड़े हैं। इस प्रकार अगर कांग्रेस कर रही है, आज जब कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी करती है तो कांग्रेस बोलती है कि ये तो पैसे के बल पे काम होता है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री बता दे कि ये पैसे के बल पे नहीं, तो किस बल पे काम हुआ है, किस सत्ता के बल पे काम हुआ है। इस प्रकार का आरोप, इस प्रकार की बात बोल के प्रधानमंत्री, ये कोई एक जादूगर का काम नहीं है। एक छोटे से बच्चे को आप पैसे दे दो, वो भी आपको दोस्तों को पटा के दे देगा। इस प्रकार की कार्रवाई कांग्रेस सरकार, जो वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, इन्होंने जो अगले चुनाव, आगे आने वाले चुनाव को देख के काम किया है या किस आधार पर किया है, ये खुद कांग्रेस बताएगी। मगर इन्होंने जो काम किया है, इन्होंने गरीबों की पार्टी को तोड़ा है, गरीब लोगों के दिल और उनके मन को तोड़ा है। गरीबों की मसीहा जो बहन मायावती जी है, आज इस स्थिति में इन्होंने पार्टी के साथ जो कार्य किया, इनको बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता राजस्थान में आने वाले चुनाव में हम इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। इसके बाद मैं आना चाहूंगी डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी के पास, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगी, क्या वाकई में गहलोत सियासत के सबसे बड़े जादूगर हैं? क्योंकि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, जो ये बड़ा जो मामला चल रहा है, इसे देखकर तो ये कहा ही जा सकता है। देखिए प्रीति जी, जो गहलोत जी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, वो सच में राजस्थान की राजनीति में ये दोहरा मास्टर स्ट्रोक है, जिसे पूरे राजस्थान की जनता देख रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि इसकी शुरुआत बजट सत्र में ही राजेंद्र गुडा ने जब बयान दिया था कि बसपा में पैसे देके टिकट दिए जाते हैं, तभी हो चुकी थी। लेकिन ये पकते पकते बहुत देर हो गई और ये पकी पिछली रात को 11 बजे खिचड़ी, और सबने देखा कि बसपा के 6 के 6 विधायक इसमें शामिल हो गए। लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे, अभी कुछ कहा जाना जल्दबाजी होगा, क्योंकि जो 3 लोगों को इनमें से मंत्री बनाया जाना लगभग तय है, जैसा सियासत के गलियारों में चर्चा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू ये है कि कांग्रेस में जो बाइपोलर पॉलिटिक्स का एक ड्रामा चल रहा था कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत, सचिन पायलट उस मौके पर मौजूद नहीं थे रात को जब सीपी जोशी साहब ने इन्हें शामिल किया। तो इसका मतलब अशोक गहलोत ने सह और मात के खेल में अपनी पार्टी में भी ये साबित कर दिया है कि वो सचिन पायलट से बड़े जादूगर हैं, सचिन पायलट से बड़े राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी है। लेकिन दूसरा एक इशू जो दलित वर्ग के लोग राजस्थान में उठा रहे हैं कि पिछले यानी फरवरी महीने में इन्होंने 2 यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की थी, एक हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, एक डॉक्टर BR अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय। डॉक्टर BR अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय को अभी तक नहीं खोला गया। LC असवाल ने परसों एक बयान दिया कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर बोर्ड तो चाहिए, लेकिन उनके नाम पर हम कोई संस्थान नहीं खोलना चाहते। आज मायावती जी ने भी ऐसा ही कुछ कहा है
और इस सियासत का असर मध्य प्रदेश पर कितना पड़ेगा, ये कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस अगर वहां भी ऐसा खेल कर जाती है तो सच में कांग्रेस की एक बड़ी जीत होगी। दूसरा इसमें अहम मामला यह है कि आज भाजपा को जब झटका लगा है, जब इनके सबसे दिग्गज नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और उस जन्मदिन के दिन अशोक गहलोत ने वो तोहफा दिया है जो भाजपा पिछले कई दिनों से देती आ रही थी कांग्रेस को, कई स्टेट में सरकार को तोड़ रही थी, गोवा, कर्नाटक। तो ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर अशोक गहलोत ने साबित कर दिया है कि कांग्रेस में उनसे बड़ा मजा हुआ राजनीति का खिलाड़ी अभी नहीं है। जो भाजपा खेल कर रही थी उस खेल में भी अशोक गहलोत पारंगत हैं। बात की जा रही है हॉर्स ट्रेडिंग की, ये सच है। कोई भी जो छोटे दल का विधायक होता है उसे लगता है कि 4 साल अभी पड़े हैं मुझे जनता के काम कराने, और जो अंदर की बातें चलती है आप सब जानते हैं राजनीति में क्या चलता है। कोई अभी जैसा कुलवाल साहब ने कहा कि छोटे बच्चे को भी आप पैसे दे दोगे तो आपको फटाके दे देगा। सेम राजनीति में ऐसा ही होता है। कोई दल इसे खुले मंच पर आकर स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन अंदर का क्या खेल होता है ये जनता से छुपा भी नहीं रहता। लेकिन ये सच में अशोक गहलोत की जादूगरी कही है कि आप प्रदेश के 3 बार सीएम बने और 2 बार बसपा को अपने में मिला लिया। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब कितने लोग संसदीय सचिव बनते हैं, पिछला वाला प्रयोग दोहराया जाता है या कुछ नया कर गुजरती है कांग्रेस, ये सब अशोक गहलोत सरकार के ऊपर निर्भर है इस वक्त कि किसको कौन सा पद दिया जाता है, कुछ होता भी है नहीं, ये तो खैर बाद में पता चलेगा। आपने चूंकि बीजेपी की बात कही है और इस वक्त शील धाबाई जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछना चाहूंगी कि बीजेपी इसे किस तरीके से देख रही है। देखिए, कांग्रेस का जो चरित्र जैसा रहा है उससे पूरा देश की जनता वाकिफ है। और जो अभी अशोक गहलोत जी कह रहे थे कि हम हॉर्स ट्रेडिंग में विश्वास नहीं करते, शायद वो भूल गए जब उनकी मनमोहन सरकार थी और जो वहां के बीजेपी के एमपीज ने पैसे लहराए थे कि किस तरह से इनको खरीद फरोख्त की जा रही थी। तो पहले ये अपना इतिहास झांक कर देख लें। और जैसा ये कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इनका मास्टर स्ट्रोक है और ये जादूगरी है, ये मुझे कहीं से कोई जादूगरी नजर नहीं आ रही। और ये मास्टर स्ट्रोक किस पे पड़ेगा ये अभी थोड़े दिनों में पता चल जाएगा। क्योंकि जो 6 विधायक जो ये कांग्रेस को हराकर जो ये आए हैं उन पर क्या स्थिति होगी। दुर्र मियां जो अलवर से एक बहुत बड़े नेता थे, जब उनके क्षेत्र से ये हरा के आए, जब ये बसपा के ये एमएलए जब सामने आएंगे और मंत्री बनेंगे तो किस तरह से वहां के जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के रिएक्ट करेंगे, इसका परिणाम तो सामने आएगा। लगता है कि फिलहाल इनको ये सोच रहे हैं कि जिस तरह से इनकी कुर्सी डगमगा रही थी, जिस तरह से 2 ध्रुव बने हुए थे, सचिन पायलट और अशोक गहलोत, जो इनके मनमुटाव जिस तरह से बढ़ गए थे, पूरी जो कहना चाहिए कांग्रेस पार्टी जिस तरह से बिखरी हुई थी, यहाँ का हर कार्यकर्ता इतने असमंजस में था कि इधर जाए या इधर जाए। जो स्थिति इतनी बिगड़ी हुई थी, ये हो सकता है ये सोच रहे हो कि मैंने अपनी कुर्सी बचा ली है, लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि जिस तरह से ये जो बसपा के विधायक हैं जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, वहां पर क्या इम्पैक्ट जाएगा, जो समाजवादी पार्टी पर किस तरह से जनता विश्वास करेगी। ये आने वाले समय में जब ये कांग्रेस का भी एक विश्वास टूटा है कि ये सत्ता की कुर्सी के लिए अपने किसी की भी खरीद फरोख्त कर सकते हैं, और इसमें बिना लालच के ये राजनीति है। कोई यहाँ पर कोई भजन करने के लिए नहीं आता। राजनीति में जिस तरह से ये समझौता करके आएंगे, जो ये कमिटमेंट करके आए होंगे, वो निश्चित तौर पर उसका परिणाम सामने आएगा। और भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि पहले कहते रहे थे कि हमें यूपी में मायावती बहन है, एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, लेकिन वहां पर भी आप देख लिया राजस्थान में इनका कोई आधार था नहीं, तो वो भी इससे कोई और उल्टा मैसेज गलत ही जाएगा। और जैसे कि ये समझ रहे हैं कि हमें फायदा वहां पर मध्य प्रदेश में हो जाएगा, वहां पर भी सरकार बहुत अस्थिरता की स्थिति में है। अगर भारतीय जनता पार्टी जैसी हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते, अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती तो ये कमलनाथ कभी भी वहां पर मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे। तो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से हमारे इतिहास रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग की होती तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी एक वोट से हमारी सरकार चली गई है।
ये हमारा चरित्र है, ये हमारी संस्कृति है, और जो हमारा सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं। लेकिन जैसे मुख्यमंत्री जी एक कमेंट कर रहे हैं कि जो बसपा के विधायक आए हैं वो राज्य की स्थिति को सुधारने के लिए, राज्य के विकास के लिए आए। ये सारी जनता जानती है कितना विकास आप कर रहे हैं, आपके नेताओं ने कितना भी तक विकास, एक साल में जनता के साथ कितना विकास किया है, और जो विधायक आए ये आने वाले समय में कितना विकास करेंगे। और इसका निश्चित परिणाम अभी जो निकाय चुनाव आए उसमें देखने को मिलेगा, और जनवरी फरवरी में जब पंचायतों के चुनाव आएंगे उसमें भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, मैं विष्णु जी के पास आना चाहूंगी, आगे बढ़ूंगी, उसके बाद योगेंद्र पंचोली से बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल है विष्णु कुलवाल जी से कि बीएसपी को क्या संभल कर चलने की जरूरत नहीं थी? भले ही 10 साल बाद इतिहास दोहराया है राजस्थान में, लेकिन जब एक बार किसी की फितरत होती है दल बदलने की तो वो भी दोहराई जाती है। तो यहां पर क्या बीएसपी को संभलने की जरूरत नहीं थी? क्योंकि अब ठीकरा फोड़ने से क्या फायदा है, ये आपसे जानना चाहूंगी। देखिए प्रीति जी, आप जो बात बोल रही है ना, इन विधायक के बारे में बोल रही है। पार्टी का संगठन जब जब हम लोगों को तोड़ा जाता है, जब जब हमको किसी प्रकार की यातना दी जाती है, तो संगठन बहुजन समाज पार्टी का मजबूत होकर निकलता है। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज के गरीबों की पार्टी है। जब भी कभी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को इस प्रकार का इस्तेमाल किया जाता है तो छोटे दलों को तोड़ने का एक काम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस करती है। सवाल यह है कि आज बहुजन समाज पार्टी और मजबूत होगी। जितना हमको तोड़ोगे उतना हम और मजबूत होंगे। हम सोने के बाद हमारी स्थिति और अच्छी होगी। इसलिए हमको बहुजन समाज पार्टी को इन 6 विधायक के जाने से फर्क नहीं पड़ता, मगर जनता को अब यह देखना होगा कि दल बदल लोग चाहिए कि देश में टिकाऊ लोग चाहिए। अगर टिकाऊ चाहिए तो लोग टिकाऊ को पसंद करेंगे। तो मेरा मतलब प्रीति जी है कि कांग्रेस ने जो भी काम किया, वो जितना भी घोर जितना इसका विरोध किया जाए, वो इनका विरोध, हमें विरोध करने का अधिकार है, मगर कांग्रेस ने जो किया वो अच्छा नहीं किया, और कांग्रेस को आने वाले समय में इसका पश्चाताप करना पड़ेगा। क्या लगता है विष्णु जी कि कांग्रेस की चतुराई से बीएसपी खुद को पीड़ित महसूस कर रही है इस वक्त? ये कांग्रेस की चतुराई है क्या? इसे आप चतुराई बोल रहे हैं क्या प्रीति जी? इसमें कांग्रेस की चतुराई नहीं है, इसमें तो सत्ता की चतुराई है। सत्ता की तरफ जो लोग जाना चाहते थे वो सत्ता में चले गए। अब जो संगठन के लोग हैं, आप बताइए, ये 6 विधायक गए हैं, इनके साथ कौन सा पार्टी का हमारा कार्यकर्ता गया, कोई अधिकारी गया, कोई गया तो बता दीजिए। सिर्फ ये एक सत्ता के लिए इन लोगों ने सत्ता का दल बदल किया, इसके परिणाम इनको भुगतने होंगे। चलिए, हमारे साथ योगेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हें मैं अभी लाइन पर लेना चाहूंगी, उनसे पूछना चाहूंगी। योगेंद्र जी, हम बात कर रहे हैं इस विलय की, तो कुल मिलाकर बहुत ही बड़ा सवाल यह है कि इस विलय के राजनीतिक तौर पर आखिर मायने क्या है? देखिए, इस विलय की 2-3 चीजें क्लियर हैं। एक तो नंबर बोलते हैं हमेशा विधानसभा में, 101 विधायक हैं इस वक्त, 100 कांग्रेस के और 1 अलायंस में जो अजीत सिंह की पार्टी है उनके सुभाष गर्ग, 101 विधायक हैं। अगर संख्या बल के आधार पे देखें तो सत्ता हाथ में आती है कांग्रेस में, कहीं को दिक्कत नहीं 101 में, क्योंकि मैजिक नंबर है ये। लेकिन आपके पास में संख्या बल पर्याप्त होना चाहिए, वो पर्याप्त में करीब 110, 115, आज 123 के आसपास विधायक कांग्रेस के साथ में हैं, और ये 6 होने से 107 विधायक अलायंस के साथ में होंगे और 106 कांग्रेस के हो जाएंगे। 12 विधायक इंडिपेंडेंट है, 2 बीटीपी के हैं, 2 कॉमरेड हैं, ये कुल मिलाकर 123 विधायक होते हैं। तो सरकार का कोई खतरा नहीं है। लेकिन जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं, कर्नाटक में सरकार बेदखल की गई, मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की कुछ डामाडोल स्थितियां, या सियासी गलियारों से जिस तरह की चर्चाएं आती हैं, ऐसे में हर व्यक्ति चाहेगा, जो भी मुख्यमंत्री है, कि मैं पूरी तरह से सिक्योर रहूं, और यही बड़ी वजह है कि विलय करवाया गया है। क्योंकि अगर विलय नहीं होता तो मायावती कभी भी कह सकती थी कि हम बाहर से समर्थन दे रहे थे, अब हम समर्थन नहीं देंगे। लेकिन एक प्रीति, मेरा एक बड़ा सवाल यहां पे विष्णु कुलवाल साहब से होगा।
कुलवाल साहब, ये बताइए मुझे कि बीएसपी के अंदर लीडरशिप में इतना गैप क्यों है कि ये विधायक 4 महीने से अशोक गहलोत के टच में थे और विधानसभा सत्र के दरमियान राजेंद्र गुढ़ा 2-3 बार इस तरह के संकेत भी दे चुके थे, बावजूद उसके प्रदेश प्रभारी आकर के नहीं मिले, ना प्रदेश अध्यक्ष उन्हें मॉनिटर कर रहे थे। मेरी जोगेंद्र सिंह अमाना से बात हुई है, जो पार्टी के विधायक हैं, उनका साफ कहना था कि हम धर्मवीर जी अशोक या दूसरे जो और नेता हैं उनको इस बात को लेकर के अवगत करा चुके थे कि जब हम बाहर से समर्थन दे रहे हैं और हम लोग आगे मिलकर के चुनाव भी लड़ सकते हैं, तो ऐसे में यह स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए कि आने वाले दिनों के पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव में हम किस तरह की भूमिका में रहेंगे। तो हम बड़ी पशोपेश की स्थिति में थे, आला कमान कुछ डायरेक्शन नहीं दे पा रही थी, ना कुछ क्लियर कर पा रहे थे, और बीच के जो मीडिएटर्स थे वो हमारी बात ऊपर तक नहीं भेज रहे थे। देखिए योगेंद्र जी, अभी हमारी पार्टी की हर महीने 11 तारीख को मीटिंग होती है। उस मीटिंग में 6 के 6 विधायक मौजूद थे। इन्होंने पार्टी के अंदर जो भी इन्होंने कुछ बाहर कहा, उसके लिए उन्होंने पार्टी के प्रभारी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के सामने उन्होंने माफी मांगी कि हमारे से कुछ गलती हो गई है। सवाल यह है कि आज कांग्रेस ने जो काम किया, क्या वो कांग्रेस के लिए सही था? क्या हम लोग कांग्रेस को समर्थन कर रहे थे? उसके बाद इन लोगों को जो ये पद चाहिए था, तो गहलोत साहब को मायावती से बात करनी चाहिए थी। आज जरूरत क्या थी गहलोत साहब को कि इन्होंने इन 6 लोगों को पार्टी मिलाया? देखिए, हम लोगों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, हम टूटने वाले लोग नहीं हैं, हम बहुत मजबूत लोग हैं। हाँ, हम गरीब लोग तो जरूर हैं, मगर हम बिकाऊ नहीं, हम टिकाऊ हैं पार्टी के प्रति। तो इसलिए योगेंद्र जी, गहलोत साहब ने क्या सोच के किया? ये कोई जादूगरी नहीं है इनमें, न इनका कोई मास्टर स्ट्रोक है। ये तो जो भी मुख्यमंत्री की सीट पे बैठेगा ना, वो करके बता देगा। सवाल है, सरकार काम कर रही है, वहां गहलोत साहब काम नहीं कर रहे हैं। तो सवाल है कि जो भी इन्होंने कार्य किया, ये इसकी हम घोर निंदा करते हैं, और आगे आने वाला समय बताएगा कि कांग्रेस का क्या हाल होता है। चलिए, सत्ता के गलियारों में दल बदल की राजनीति पर चर्चा यूं ही जारी रहेगी, लेकिन यहां लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खास खबर में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इन्हीं से मैं पहले बातचीत करती हूं। हम बात कर रहे थे दल बदल की राजनीति की। मुद्दा यह है कि बीएसपी के 6 विधायक इस वक्त कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, और इतिहास ने, यानी राजस्थान में यह इतिहास 10 साल बाद दोहराया गया है। सन 2009 में जब अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी बीएसपी के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल किए थे, और 2019 में ठीक 10 साल बाद वही हुआ है। सत्ता के गलियारों में काफी सारी चर्चाएं हैं। यह भी कहा जा रहा है कि सियासत के सबसे बड़े जादूगर हैं अशोक गहलोत। क्या कुछ मायने हैं, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की। अब मेरा सवाल है श्याम सुंदर शर्मा जी से। श्याम सुंदर जी, आपसे जानना चाहूंगी कि चर्चा ये चल रही है कि बीएसपी के जिन विधायकों को कांग्रेस में शामिल किया गया है, उन्हें पद का लालच दिया गया है, उन्हें ये कहा गया है कि उनकी ताजपोशी होगी, लेकिन पहले से ही कांग्रेस में सीनियर्स की वेटिंग लिस्ट मौजूद है। क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? प्रीति जी, क्योंकि ये बात निश्चित है कि किसी व्यक्ति को बाहर से लाया जाता है तो ये तो कहा जाता है मैं बिना शर्त आया हूँ, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये दूसरी बार बीएसपी का विलय कांग्रेस में हुआ है, और कांग्रेस में विलय होने का मतलब है कि उनको कुछ न कुछ चाहिए। ऐसा नहीं कि विधायक तो पहले से थे और वो सरकार का समर्थन कर रहे थे, उनके कामकाज भी हो रहे थे, उसमें दो राय नहीं कि कामकाज पिछले दिनों में अशोक गहलोत की सरकार ने उनको किया क्योंकि उनको समर्थन मिल रहा था। आज ऐसी स्थिति क्या आ गई कि रात को 10:30 बजे विधानसभा खोली जाती है और विधानसभा अध्यक्ष जाकर के विलय पत्र लेते हैं, रात को लेते हैं। ऐसा क्या स्थिति पैदा हो गई थी कि रात को आपको लेना पड़ रहा है विलय पत्र, सुबह तक का इंतजार नहीं होता आपको, और ये कहते हैं कि हम तो सिद्धांतवादी हैं और सारी चीजों को। ये बात निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इनको गुपचुप में कुछ न कुछ तो देने की बात हुई, और आने वाले समय में जब आपके मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो आपके सामने होगा कि कुछ को मंत्री बनाया जाएगा, कुछ को संसदीय सचिव बनाया जाएगा।
जैसे पहले बनाया गया था, पहले 3 को मंत्री बनाया गया था और बाकी को संसदीय सचिव बनाया था। इस बार भी यही दोहराया जाएगा। अशोक गहलोत अपने आप को मजबूती देने के लिए, अपने आप को दिखावा करने के लिए कि देखिएगा अशोक गहलोत का वर्चस्व कितना है कि बीएसपी भी विलय करने के लिए तैयार हो गई है और बाकी निर्दलीय भी कई आने को तैयार है। तो कांग्रेस आला कमान को ये संदेश देने के लिए पर्याप्त है कि अशोक गहलोत अगर मुख्यमंत्री रहेगा तो कांग्रेस सुरक्षित रहेगी। अगर आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट को जिम्मेदारी दे दी तो जो स्थिति आज बन रही है वो कांग्रेस की स्थिति कल नहीं होने वाली है। इसलिए सीधे तौर पर कांग्रेस हाई कमान को यह संदेश देना कि अशोक गहलोत ही ऐसा व्यक्ति है जिसके माध्यम से बीएसपी भी विलय हो सकता है, बाकी के लोग भी कांग्रेस को समर्थन करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। तो इसलिए आने वाले समय में कांग्रेस में जो वरिष्ठ लोग हैं उसमें वो आएगी, निराशा की भावना पहले से मौजूद है और फिर वापस से जो लोग मंत्री नहीं बन पाए और जो कि आपको कल तक गालियां देते थे और आपके खिलाफ चुनाव जीत के आए, उन व्यक्तियों को आज ताजपोशी करोगे, उनको कहोगे क्योंकि ये तो हमारे विशेष कृपा पात्र लोग हैं, इनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। सरकार में 100 थे, 101 आरएलडी वाले शामिल थे, सुभाष गर्ग, फिर आपको ऐसी कौन सी स्थिति हो गई कि आपको 6 लोगों को विलय के रूप में कांग्रेस में शामिल करना पड़ रहा है और निर्दलीय लोगों को भी लाना पड़ रहा है। ये समझ से बाहर होता है। लेकिन क्योंकि अशोक गहलोत हमेशा से ही अपने महत्व को दिखाए रखने के लिए, अपने आलाकमान को दिखाने के लिए कि देखिएगा मेरी मजबूती इसमें है कि मेरे को नेता मानते हैं दूसरे दल के, मैं तो अपने दल का नेता तो हूं ही, बाकी के दल के नेता भी मुझे नेता मान करके ये कहते हैं कि स्थायी सरकार दे सकता हूं और नीतिगत निर्णय कल्याणकारी करता हूं। ये सारी बातें एक ओरा बनाए रखने के लिए जो कुछ निर्णय हुआ है ये आपके सामने है। बिल्कुल। शील धाबाई से मैं बात करना चाहूंगी, चूंकि राजस्थान में बीजेपी विपक्ष में है और सत्ता का सबसे ज्यादा ख्याल जो है वो विपक्ष रखता है, तो यहां पर यह सवाल तो जायज ही होता है कि मान लीजिए कि लालच दिया हो, मान लीजिए कि ताजपोशी भी इन 6 विधायकों की कर दी जाए कांग्रेस में, आपको क्या कुछ लगता है कि कितना सही है? दल बदल की राजनीति कहां तक सही है? और मेरा दूसरा सवाल ये कि जब पहले से ही काफी सीनियर्स वेटिंग लिस्ट में है मंत्री पदों की कांग्रेस में, तो यहां पर क्या कुछ स्कोप नजर आता है इन 6 विधायकों का? देखिए, अशोक गहलोत चाहे अपने आप को जादूगर कह रहे हैं, लेकिन इसका जो आने वाले समय में इम्पैक्ट होगा बिल्कुल रिवर्स होगा, क्योंकि कांग्रेस में अंतःकलह पहले से ही है और जो अब इनका मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है और जो कार्यकर्ता ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारा विधायक जो मंत्री बनेगा, तो निश्चित तौर पर उनकी लाइन निश्चित तौर पर कट होगी और इनसे भरी जाएगी। दूसरी बात, एक मैसेज ये गया है कि अशोक गहलोत की कुर्सी अभी हिली हुई है, वो अंदर से कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से जो दिल्ली में जो घटना घटी है उससे कहीं ना कहीं ये बात निकल के आ रही थी कि हो सकता है कि जिस तरह से ज्यादातर जो है विधायक है वो सचिन पायलट के साथ में है और जो नाराजगी जो स्पष्ट रूप से 2 ध्रुव वहां पर दिखाई दे रहे हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। ये तय है कि राहुल गांधी जो है अशोक गहलोत के फेवर में नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनको अंदर से डर की भावना थी कि पता नहीं कल क्या हो जाए। दूसरा, इसको हवा दी है कि कानून व्यवस्था ने, जिस तरह से अशोक गहलोत गृह मंत्री होते हुए जिस तरह से कानून व्यवस्था चौपट हो गई है और जिस तरह से जो बाढ़ ग्रस्त एरिया है वहां पर भी जो जनता के कहना चाहिए कि जनता को वहां पर किसी भी तरह की सहायता नहीं पहुंची है। हर वर्ग उनसे नाराज है, उनके कार्यकर्ता उनसे नाराज है, किसान नाराज है, शिक्षकों की कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है वो नाराज है। तो एक जिस तरह से वातावरण ऐसा हो रहा है कि कभी भी ये उनको डर है कि कभी भी पता नहीं क्या हो जाए और कांग्रेस सरकार अस्थिर होकर गिर जाए। ये अंदर खाने कहीं ना कहीं भय है और इसी के तहत अपने आप को ये मजबूत दिखाने के लिए, अपनी लीडरशिप दिखाने के लिए कि वो बहुत बड़े जादूगर हैं और ये बहुत बड़ा स्ट्रोक खेला है इन्होंने, और मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में हो सकता है इनका ये स्ट्रोक उल्टा पड़ जाए और जिस तरह से आने वाले चुनाव जो निकाय चुनाव है
उनमें भी इसका असर जाएगा। और जैसे कि मायावती जी जो वो खुद भी इस बात से बहुत नाराज है कि, और अभी अशोक गहलोत जी का मैंने पहले भी कहा कि मैं बयान देख रही थी तो वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ही ये हॉर्स ट्रेडिंग करती है, लेकिन अपना इतिहास इन्होंने उठाकर देखा नहीं है कि किस तरह से हमने लोकसभा में हॉर्स ट्रेडिंग की थी। तो आज की जो परिस्थिति है उनको देखते हुए इसको सिर्फ सत्ता बचाने का गेम कहा जा सकता है कि पता नहीं कब कोई आए और गेम चेंजर बन जाए और राजस्थान में कुछ भी उथल पुथल हो जाए और उसका परिणाम आगे भुगतना पड़ जाए। बिल्कुल, मिथिलेश जामिनी जी के पास मैं आना चाहूंगी, चूंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं और हर एक पत्रकार करीब से राजनीति को सालों से देखता आ रहा होता है। आपसे भी मैं यही सवाल पूछूंगी, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से पूछना चाहूंगी कि मान लीजिए इन 6 विधायकों की ताजपोशी कांग्रेस में हो भी जाती है, तो कांग्रेस में पहले से ही इतनी गुटबाजी मौजूद है, क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है बाद में? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटिक्स में कि पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जब किसी भी स्ट्रेटेजी पे किसी भी लेवल पर इंक्रीज होता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए एक ही वे होता है कि आप अपनी पावर को इंक्रीज कीजिए। चाणक्य ने भी यही कहा है कि आप जब किसी संकट में पड़ते नजर आए तो आप अपनी पावर को इतना इंक्रीज कर लीजिए कि जो आपका अपोजिशन में जो भी है, चाहे वो अपने पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, वो अपने आप को थोड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ले आए। तो एक साइकोलॉजिकल गेम होता है पॉलिटिकल में, और अशोक गहलोत इसमें मास्टरमाइंड है। वो जानते हैं कि किसी के ब्रेन से कैसे खेला जाता है, और उन्होंने यही काम किया है। जो इनके पार्टी के अंदर के विरोधी हैं उनको भी ये मैसेज दिया है कि मैं आपसे ज्यादा पॉलिटिकली ब्रेन में स्मार्ट हूं, मैं पॉलिटिकली जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कंट्रोल करना आपसे बेटर जानता हूं। और यह पूरे कांग्रेस को मैसेज गया है। फिर इन्होंने जो डे सिलेक्शन किया बहुत इंपॉर्टेंट डे है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्थडे है, उस दिन इतना बड़ा अटैक किया है। तो ये नेचुरल है एक पॉलिटिकल सिनेरियो, जब आपके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा क्रिएट हो रहा हो। अभी प्रोपेगेंडा क्रिएट हो रहा था कि आपका लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं है, आपके स्टेट में अंदर कार्यकर्ता खुश नहीं है, बोर्ड में नियुक्तियां नहीं हुई है, यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट में बहुत बड़ी धांधलियां हो रही है, कई वाइस चांसलर आ नहीं रहे, एसकेएन जो बीकानेर में नहीं आ पाए हैं। तो ऐसा एक नेगेटिव एनवायरमेंट क्रिएट हुआ। इसी कारण इन्होंने रात को 10:30 बजे ऐसा एक्शन लिया कि आज जब 17 की सुबह खुले तो नरेंद्र मोदी जी को भी ये पता लगे कि कांग्रेस भी एक ऐसा आदमी है जो अमित शाह की तरह हॉर्स ट्रेडिंग करता है या पॉलिटिकल गेम खेलना जानता है, वो जानता है। तो अशोक गहलोत को आप लाइट वेट में नहीं ले सकते पॉलिटिकली। ही इज ए वेरी स्मार्ट पर्सनालिटी, और वो कब क्या गेम करेंगे किसी को नहीं पता है। मैं कहता हूं राजस्थान के पत्रकारों के लिए भी चुनौती है कि उनको भी पता नहीं था कि आज ये गेम होगा। जब ये खबर आउट हुई तभी आउट हुई, यानी बहुत ही सीक्रेसी मेंटेन करना, एक प्रोबेबिलिटी और प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से जो न्यूज क्रिएशन करते हैं, वो भी एक चैलेंज उन्होंने क्रिएट किया कि वो कुछ सोर्सेज को तोड़ सकते हैं। बिल्कुल, कहते हैं राजनीति जो है वो उसमें सब कुछ सत्ता के इर्द गिर्द ही घूमता है, और दल बदल की जो राजनीति है ये सदियों से हम देखते आ रहे हैं, क्योंकि राजनीति में सब कुछ जायज होता है। योगेंद्र शर्मा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि दल बदल की जो राजनीति है सालों से हम देखते आ रहे हैं, लेकिन आखिर कहां तक जाती है? क्योंकि अब तक के अनुभव से अगर हम इस पर एक नजर डालें कि अब तक काफी ऐसे नेता हो चुके हैं जो दल बदलकर किसी एक दल से दूसरे दल में पहुंचते हैं, लेकिन क्या कुछ हाथ लगता है, उस बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगी। देखिए प्रीति, दल बदल का दूसरा नाम स्वार्थ कहा जाता है। बेशक ये बात कोई कहे कि हम तो समाज हित में, प्रदेश हित में, देश हित में हमने पाला बदला है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। खुद का हित पहले होता है। पहले हमेशा टेबल टॉक होती है। टेबल टॉक में ये सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि आप मुझे क्या देंगे। कहना बहुत सहज है, और मैं तो एक बात कहूंगा कि आज ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो दल बदलू का दामन नहीं थामे हुई हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो। ये हमारे यहाँ के एक परिदृश्य बदल गया है। आज कार्यकर्ताओं पर भरोसा हो सकता है कि चुनाव के दौरान रहे, लेकिन सत्ता के सिंहासन पे बने रहने के लिए और आगे खेने के लिए उसके लिए दल बदल का सहारा बहुत जरूरी होता है। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि एक सरकार बचाने के लिए इस तरह की स्थितियां बनी है। पहले भी राजस्थान में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, या बिहार झारखंड में हो, कई जगह की ऐसी स्थितियां हैं कि दलों का विभाजन हो चुका है। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है कि हाल ही में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में विधायक बल्क में जा रहे हैं, कोई रिजाइन करके आ रहा है। एक नया ट्रेंड हो रहा है अभी ये कि आप रिजाइन कर दीजिए। अगर रिजाइन कर देंगे तो जो स्टैंड कर रही है सत्ता के लिए पार्टी, उसकी पावर जो है वो कम होगी संख्या बल, तो उसके बाद में आप चुनाव कराने होंगे।
उन्हीं को वापस टिकट दे दिया जाता है। तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति बन गई है इस देश के सामने। और एक केवल यही नहीं कि चलिए सत्ता में आने के बाद में दल बदल हो रहा है, बड़ी रोचक बात है कि बहुत सारे लोग इलेक्शन के दरमियान टिकट पहले हाथ में होता है और उसकी साधारण सदस्यता बाद में ग्रहण की जाती है। इसको क्या कहेंगे? ये बड़ी ऐसी स्थितियां हैं कि दल बदल कहीं पे भी संभव है। मैं शीलदाबाई जी की पार्टी को लेकर के कहना चाहूंगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही हैं लोकतंत्र के जो खतरे हैं उसको लेकर के। एक तो उन्होंने ये कहा कि जिस दिन कार्यकर्ता अपने नेता के सामने अपनी बात कहना बंद कर देगा उस दिन समझ लीजिए कि लोकतंत्र खतरे में है। और उसके अलावा कोई भी व्यक्ति अगर दल बदल करके आपका दामन थामने के लिए आ रहा है जब आप सत्ता में हैं, तो समझिए कि वो स्वार्थ है और इस स्वार्थ की राजनीति लंबी नहीं चल सकती, वो कभी आपका सगा नहीं होगा। लेकिन आज सब कुछ हो रहा है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई पार्टी हो, जब जिसको लगता है कि मेरा इससे सोल्व हो सकता है मेरा मकसद, तो वो वहीं पे उसी तरह से, जैसे अभी जैमिनी जी ने कहा कि ये हमेशा राजनीति के अंदर एक पावर ऑफ गेम जो है वो हाथ में रखने के लिए मैजिक नंबर से भी एक एक्सेस नंबर लेकर के आप चलते हैं ताकि उस नंबर तक मेरे पास में रहें। अगर 19-20 भी कोई बात होती है तो कुछ लोग मेरे साथ में होंगे। और देखिए जिसके हाथ में सत्ता होती है वो बहुत पावरफुल होता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। कर्नाटक एक अलग बात थी, वहां अलायंस का इश्यू था, लेकिन राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, जिसके हाथ में सत्ता है वो पावरफुल होता है। और सत्ता का कॉन्फिडेंस कहूं या इसे नशा कहूं, दोनों ही चीजें होती हैं कि कॉन्फिडेंस लेना है किसी को तो इसकी स्मार्टनेस होती है, और नशा है तो उसका अहंकार हो जाता है। दोनों ही दिशा के अंदर अगर आप अपनी स्मार्टनेस से दूसरे लोगों को अपनी तरफ लेने चले जाते हैं तो आजकल इसको ये कहते हैं कि चलिए एक जादूगरी है, एक सोशल इंजीनियरिंग की है इन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं है। कुल मिला के बात एक ही है कि वो दल बदल है। बिल्कुल। एक चीज और मैं जानना चाहूंगी योगेन जी, कांग्रेस और गहलोत सरकार की मजबूत स्थिति के लिए कितना अहम था ये, क्योंकि जो सिनेरियो हम देख रहे हैं, बीएसपी तो काफी नुकसान में चली गई, उसके सामने तो चुनौती खड़ी हो ही चुकी है, कांग्रेस इस वक्त फायदे में जा रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी था। कितना जरूरी था और कितना अहम था ये जो सिनेरियो बना है 6 विधायकों का वहां पर जाना, उस बारे में जरूर आपसे राय लेना चाहूंगी। इसके साथ ही ये भी चाहूंगी कि किसी मेहमान से आप इस बारे में राय लें। देखिए सबसे बड़ी बात प्रीति क्या है कि यूं संख्या बल के आधार पे तो अशोक गहलोत को कोई खतरा नहीं था। 6 ये जो विधायक हैं बाहर से दे रहे हैं, माकपा साथ दे रही है, बीपीटी दे रही है, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि 12 निर्दलीय विधायक भी हैं, तो कुल मिला के 123 विधायक अशोक गहलोत के साथ में हैं। लेकिन बाहर से समर्थन देना, निर्दलीय विधायक हैं वो कांग्रेस का दामन नहीं थाम सकते हैं एज ए रूल। अब पार्टियां माकपा है वो शामिल नहीं हो सकती, पीपीटी नहीं शामिल हो सकती क्योंकि उनका अपना एक आधार है, उनकी आइडियोलॉजी एक अलग है, वो शामिल नहीं हो सकते। शामिल होने के लिए केवल बीएसपी के लोग थे। और 106 विधायक होने के साथ ही एक जो ये कहें कि कॉन्फिडेंस लेवल जो पार्टी का है वो थोड़ा सा एक डिफरेंट होता है कि हाँ पूरी तरह से हम एकदम सिक्योर हैं, क्योंकि अब ये 6 विधायक हैं, इन्हीं के साथ में इनको बनाना होगा। अब ये इनको बोर्ड्स के चेयरमैन बनाते हैं कि मंत्री बनाते हैं या संसदीय सचिव बनाते हैं। हालांकि संसदीय सचिव में भी एक पेज जरूर फंसेगा। हाल ही में जब दिल्ली के विधायक थे उन्हें संसदीय सचिव बनाने के बाद एक लाभ का पद हुआ था कि विधायक को आप मंत्री बनाइए, उसके अलावा लाभ का पद नहीं दे सकते। इसी वजह से 15% कोटा मंत्रियों का फिक्स कर दिया गया कि आप जितने टोटल हैं उसमें से आप 15% मंत्री बना सके, इंक्लूडिंग सीएम, क्योंकि वो भी मंत्रिमंडल का हिस्सा है। तो अब ये देखना होगा कि किस तरह से बात होती है। हालांकि आपने एक सवाल अच्छा खड़ा किया है इसमें कि सीनियर जो लोग हैं, 6-7 लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल मान के चलते हैं कि हम मंत्री बनेंगे और एक्सटेंशन का इंतजार है उनको। तो अगर इधर से राहत है तो कहीं ऐसा नहीं हो कि गुटबाजी सामने से हो, और इसका असर देखने को मिलेगा जब विधानसभा के अंदर सत्र आएगा। उस दौरान अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, सीनियर्स को जगह नहीं मिलती है, तो अब इतना सहज नहीं होगा। वहां पे फ्लोर मैनेज करने में बड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि वो बिल्कुल ये नहीं कह सकते हैं कि मोम की गुड़िया की तरह आकर के चुपचाप बैठ जाएंगे। वो अपनी प्रॉब्लम्स को उठाएंगे, और प्रॉब्लम्स में भी वो ऐसे खाटी पॉलिटिशियंस हैं कि बहुत मुश्किल होगा मंत्रियों को जवाब देना। तो देखते हैं अभी कमिंग डेज में इसका रिफ्लेक्शन और इफेक्ट कितना आ पाता है। प्रीति
बिल्कुल। डॉक्टर मिथिलेश, आपके पास मैं आना चाहूंगी। एक नाम है जो 2009 में भी वही था और 2019 में भी वही है, दल बदलने के मामले में जो 6 विधायक इस वक्त कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उन्हीं में एक नाम था राजेंद्र गुढ़ा जी का, जो 2019 में भी कायम है। क्या कुछ लगता है आपको कि इस तरीके से राजेंद्र जी या इस तरीके के और भी जो नेता हैं अपना विश्वास कहीं ना कहीं खो रहे हैं? देखिए, विश्वास खोना या नहीं खोना, सत्ता का जो चेहरा होता है वो हमेशा लाभ के खाते में जाता है। पॉलिटिशियन वही होता है जो पब्लिक को समझ जाए या अपनी बेनिफिट को समझ जाए। राजेंद्र गुढ़ा, मैं मानता हूं इस मायने में कोई गलत नहीं किया है, क्योंकि राजेंद्र गुढ़ा ने पहले ही कह दिया था कि मैं पैसे देके टिकट लेके आया हूं। यानी उनको पहले ही पता था, उनका बसपा के साथ कोई मोह था ऐसा नहीं था, एक उनकी राजनीतिक मजबूरी थी, या दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि उनका कहीं ना कहीं गहलोत जी का आशीर्वाद उनके पास चुनाव से पहले ही था, जो लोगों को एहसास हो चुका था, इसीलिए राजेंद्र गुढ़ा ने विजय पाई। दूसरा इसमें अहम है कि उनके जो जियाजी हैं वो अभी हायर एजुकेशन मिनिस्टर है, भंवर सिंह भाटी। तो ऐसा नहीं है कि अगर भंवर सिंह भाटी और राजेंद्र गुढ़ा और इनका जो पॉलिटिकल इनर्शिया है, जो इनका समझ है, वो ये शो करती है। राजेंद्र गुढ़ा ने सत्ता के लिए सब बदलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कितने ही लोग हैं जिन्होंने आज कांग्रेस के कितने लोग हैं जो एमपीज हैं बीजेपी में शामिल होके। तो ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस ऐसा कर रही है, केवल राजेंद्र गुढ़ा ने पर्टिकुलर ऐसा एक्शन लिया है, खूब सारे नेताओं ने किया है। राजस्थान में पहले हुआ जनता दल के टाइम पे। तो ऐसा तो है नहीं कि एक कहानी केवल अकेले राजेंद्र गुढ़ा के माथे से मान दी जाए। राजेंद्र गुढ़ा आज के तारीख में स्मार्ट पॉलिटिशियन भी कह सकते हैं कि उसने स्मार्ट पॉलिटिशियन की, उसने 6 लोगों का नेतृत्व किया। अगर बसपा में मजबूती होती, बसपा में इन 6 के 6 लोगों का विश्वास होता, तो 9 महीने में किसी का दिल नहीं बदल जाता। आप कहते हैं कि पार्टी हमारी मां है, हर नेता ये कह के चुनाव लड़ता है कि बसपा हमारी मां है, मायावती जी हमारी बहन है, हम उसके हाथी को पूरा मजबूत बनाएंगे, और 9 महीने में जो ही आपके सामने जलेबी लटकाई जाती है बैठ जाता है। ऐसे थोड़ी बैठ सकता कोई आदमी। जी बिल्कुल, ये डेफिनेट है। फुलवाल जी से मेरा यही सवाल है, जैसा कि मिथिलेश जी ने कहा कि बसपा में अगर दम होता तो ऐसा होता ही नहीं। विष्णु जी, आप क्या कहेंगे इस पर? दम होता तो ऐसा होता ही नहीं, कोई लोग नहीं छोड़ के जाते। और भी तो आरएलपी के 2 विधायक क्यों नहीं गए? मैं बसपा की तरफ से जवाब जानना चाहूंगी इसका। आज आप जिस विधायक के बारे में बात कर रहे हैं, विधायक जो हमने, जो जनता ने चुना और जो पार्टी के संगठन में साथ रहे, तो जब पार्टी के संगठन में साथ रहे, जब टिकट मांगने आए हमारे पास, वो अगर वो संगठन में नहीं होते तो टिकट लेने का ही को आते। सवाल है कि आदमी को जब लालच और मन में जब ये इच्छा हो जाती है कि मेरे को कुछ भी करना पड़े, चलो एक बात आज हम इस जन टीवी के मंच में कर लेते हैं। माननीय गहलोत साहब इन 6 लोगों को कभी मंत्री नहीं बनाएंगे, तो ये कितने दिन तक रुकते हैं कांग्रेस के अंदर, ये दिखा दे। तो दल बदलू लोगों का कोई ईमान नहीं होता, कोई पार्टी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। सवाल इस बात का है कि इन्होंने जो काम, इन्होंने कहा कि हम जनता के विकास के लिए आए, तो विकास करा दो, मंत्री मत बनो। मंत्री बनोगे ना तो आप दल बदलू नहीं, भ्रष्टाचारी मंत्री कहलाओगे। बिल्कुल, ये बात तो दोनों ही तरफ से आई थी। जो 6 विधायक डकैती हिंदुस्तान में रोजाना, राजस्थान में डकैती पड़ रही है, इतना बड़ा पुलिस जो वो अत्याचार कर रही है। मुख्यमंत्री जी को सिर्फ ये दिख रहा है कि दल बदल के लोगों को मैं मजबूत बन जाऊं। मुख्यमंत्री जी, आपको ये पता नहीं है कि आपकी चाबी दिल्ली पे है, कभी भी आपको यहां से रवाना कर देंगे, तो इन 6 लोगों का भविष्य का क्या होगा? तो आप लोग इन दल बदलू लोगों को, ये दल बदलू पे जो कानून है, अगर सर्वोच्च न्यायालय देख रहा है तो इन लोगों को विधायक पद से बर्खास्त किया जाए। बिल्कुल, श्याम सुंदर शर्मा जी से मेरा यही सवाल रहेगा। भ्रष्टाचार की बात तो श्याम जी, बिल्कुल, श्याम सुंदर जी से मेरा ये सवाल है कि लगातार दोनों ही तरफ से ये कहा जा रहा है, जो 6 विधायक यहां से गए हैं उन्होंने कहा हम विकास चाहते थे, इसीलिए हमने अपना ये दल बदला है। साथ ही साथ गहलोत सरकार का भी ये कहना है कि हम विकास चाहते थे और विकास के मुद्दे पर ये आगे बढ़ना चाहते हैं, इसी में इन 6 विधायकों का हमें सहयोग चाहिए था और अपनी मर्जी से ये लोग यहां पर आए हैं। क्या कुछ लगता है श्याम सुंदर जी आपको कि अगर ये 6 विधायक शामिल नहीं होते तो क्या गहलोत सरकार विकास नहीं कर पा रही थी राजस्थान में? देखिए प्रीति जी, जब कहने की बात कुछ और होती है, अंदर की बात कुछ और होती है।
अब कुलवाल जी बार बार कह रहे हैं आपने ऐसे लोगों को टिकट दिया जो कि एक बार पहले धोखा दे चुके थे। बिल्कुल। आप तो आपकी मायावती जी ये पहचान ही नहीं पाई कि राजेंद्र गुड़ा आपका है कब का, जब पहले आपके पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुआ और मंत्री बना, फिर आपने दोबारा दिया क्यों? मजबूरी थी, आपके पास लोग ही नहीं है। आपका संगठन बहुत बेहद कमजोर है। आज आपके विधायकों के बीच में आपस में समन्वय नहीं था। आपकी मायावती जी इनको बुला करके बात ढंग से करती नहीं थी, वो तो बार बार आरोप लगाए जा रहे थे। आपने ऐसे लोगों को दे दिया जो कि राजस्थान के नहीं थे, उनको आप दिया। गाजियाबाद वाले व्यक्ति को आपने दिया ना, जो बाहर का व्यक्ति था, वो सबने कहा हम टिकट खरीद कर लाए, हमको किसी ने पार्टी के संगठन के होते नाते हमको टिकट नहीं दिया। कुलवाल जी आपको तो टिकट नहीं दिया, आप तो चुनाव नहीं लड़े, आप तो विधायक नहीं बने। तो ऐसी स्थिति में मैं कह सकता हूं कि आज जो राजनीति हो रही है और 6 लोग जिस प्रकार से कांग्रेस में शामिल हुए हैं और ये कह रहे हैं कि हम निस्वार्थ भाव से अशोक गहलोत के हाथ को मजबूत करने के लिए हाथी को कुचल के आए हैं, तो आप बताइए कि ऐसी स्थिति में जो लोग अपनी पार्टी के सगे नहीं हुए वो कांग्रेस के सगे कब होंगे? वो निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए कांग्रेस में आए और आने वाले समय में जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि 6 लोगों को कुछ न कुछ मिलेगा। और ये चीज आज से नहीं हो रही, पिछले 1 महीने से बाकायदा बातचीत हो रही है, सब कुछ हो रहा था। लेकिन योगेंद्र जी ने सही कहा, तारीख तय करना कि प्रधानमंत्री का आप उनसे गुणोत्तरवां जन्मदिन होगा, उस दिन किस प्रकार से अपनी वाहवाही लूटने के लिए, अपने राजनीति को देश में दिखाने के लिए कि अशोक गहलोत वो व्यक्ति है जो कि खुद की पार्टी का विश्वास तो रखता है, बीएसपी जैसी पार्टी को खत्म भी कर सकता है अपने प्रदेश में। अभी वो आज सलाह दे रहे थे मायावती जी को कि जब मायावती जी उत्तर प्रदेश में जब सरकार वो 300 लेके आई थी, 125 हमारे थे, हमने सरकार बनाई थी, जब तो मायावती जी हमको बुरा भला नहीं करी थी। उनको पता है कि राजस्थान में सरकार बन नहीं सकती, तो इन्होंने जो भविष्य जो उन्होंने फैसला किया है उनका समर्थन करना चाहिए मायावती जी को। ये सलाह मायावती जी को आज अशोक गहलोत दे रहे थे। अशोक गहलोत अपनी पार्टी के लोगों को तो संतुष्ट नहीं कर पा रहे, बाहर के लोगों को ला करके अपने पार्टी के लोगों को कह रहे हैं कि आपके उसकी वजह से नहीं है, बाहर के लोग मेरे साथ हैं तो आप तो रहोगे हमारे पास, जाओगे कहाँ? तो ऐसी स्थिति में मैं कह सकता हूं कि आने समय जब सचिन पायलट कह रहे थे कि निस्वार्थ भाव से आए, हमारे यहाँ 6 लोगों का मैं स्वागत करता हूं। मैं 19 तारीख को सितंबर को बैठक कर रहा हूं, उसमें निर्णय करूंगा कि इनको कुछ देना नहीं है। तो देखिए सचिन पायलट कहे तो कुछ गए, लेकिन क्योंकि अशोक गहलोत सोनिया जी से क्या कुछ करके आए हैं, और अब देखिएगा आने वाले टाइम में जब आपके जब सराज समाप्त हो जाएंगे और नवरात्रा शुरू होगी और मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो यही व्यक्ति बाकायदा ताजपोशी होगी और निश्चित रूप में कह सकता हूं 2 या 3 को मंत्री बनाया जाएगा, बाकी को यूआईटी का चेयरमैन बनाया जा सकता है, बाकी किसी को क्या दिया जा सकता है। निश्चित रूप से कुछ न कुछ सबको दिया जाएगा और संतुष्ट करके आने वाला समय सुरक्षित रखा जाएगा। अशोक गहलोत कहेंगे कि मैं पूरे 5 साल सरकार चलाऊंगा, जैसे पहले चलाई वैसे अब चलाएंगे। ये तो पहले वाली चीजें है, इसलिए कांग्रेस और सचिन पायलट को निश्चित रूप से समझना चाहिए कि अशोक गहलोत आपको बहुत कुछ सबक सिखा गए कि आप है कांग्रेस में रहिए, कोई बात नहीं, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहिए, प्रदेश अध्यक्ष बने रहिए, सत्ता का सुख जो मैं भोग रहा हूँ वो आप नहीं भोग सकते। बिल्कुल, तो किसको क्या मिलने वाला है इसका इंतजार तो फिलहाल सभी कर रहे हैं कि क्या किसकी ताजपोशी होती है, कौन कौन से पद मिलते हैं। लेकिन मुझे एक दृश्य याद आ रहा है लोकसभा चुनाव के पहले का। शील धाबाई जी, मैं आपसे इस पे राय जानना चाहूंगी क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो सीन मुझे याद आ रहा है जब लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को टक्कर देने की मंशा से सोनिया गांधी और मायावती जी स्टेज पर गले मिलते भी नजर आई थी। और जब ये किस्सा राजस्थान में हुआ है तो ट्विटर पर मायावती के जो ट्वीट आए हैं ये सभी जानते हैं कि किस तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। तो इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? कम शब्दों में अपनी राय रखें क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है, लेकिन मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। नहीं, देखिए बहुत एक हास्यास्पद स्थिति आज इन्होंने पैदा कर दी है कि मतलब के लिए सोनिया गांधी मायावती जी को गले लगा लेती हैं और समय आने पे मायावती जी यूपी में कांग्रेस से गठबंधन करने से भी इनकार कर देती हैं। वो कांग्रेस बार बार राहुल गांधी कहते रहे कि हमसे समझौता कर लो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और एक बात और स्पष्ट कर दूं कि ये अशोक जो गहलोत हैं जो परफॉर्मेंस सोनिया गांधी को दिखा रहे हैं, हो सकता है
चाहे वो कुछ समय के लिए खुश हो जाए, लेकिन इस परफॉर्मेंस का जब रिवर्स सामने आएगा तो उसको फेस करने के लिए भी मैं समझती हूँ इनको तैयारी से रहना चाहिए। संख्या बल भले ही वो अपने आप बता करके अपने आप मन में खुश हो रहे हों, लेकिन संख्या बल के पीछे का क्या रहस्य है और अंदर खाने क्या हो रहा है। जिस तरह से सचिन पायलट को इन्होंने मीटिंग में नहीं बुलाया, उनसे बातचीत नहीं की, तो ये बहुत ही जल्दी आने वाले समय में सारी जनता देखेगी, राजस्थान की जनता देगी। और हम तो चाहते हैं कि ये कांग्रेस पूरे आराम से चले, क्योंकि जो परफॉर्मेंस दिखाएंगे वो अपने आप जनता समझ जाएगी। चलिए, मुझे लगता है कि समय की हमारे पास बहुत कमी है, हमें वाइंड अप करना होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि योगेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। 2 लाइन में उनसे जानना चाहूंगी, उसके बाद हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है प्रीति कि मैंने जैसे पहले भी कहा कि 200 विधानसभा सीट के राजस्थान में से 30 लोगों को आप मंत्री पद दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। और ये हमेशा का एक उसूल रहा है राजनीति का कि 3 से 5 तक हमेशा खाली रखते हैं, लास्ट के 3-4 महीने में उसको भरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कब किसी को मंत्री पद का लालच दिया जाए उसके लिए जगह चाहिए। तो ये सारी चीजें बांटने के लिए या तो कुछ लोगों की छुट्टी होना तय है और तभी उनको बैठाना होगा, और जो सीनियर्स है उनका ख्याल किस तरह से रखेंगे। अदरवाइज आप एक तरफ तो संख्या बल के आधार पर मजबूत बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन भीतरी घात का बड़ा खतरा होगा आपको। अंदर खाने में आपकी गुटबाजी भी पनप सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जी चलिए, तो कुल मिलाकर ये जो राजनीति है, दल बदल की राजनीति, आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है, ये लगातार साल दर साल यूं ही जारी रहेगी। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि दल बदल की ये जो राजनीति है, इसके बाद दल बदलने वाले जो नेता हैं उनके हाथ क्या लगता है, ये देखने वाली बात है। इसके इंतजार में पूरी जनता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम मेहमानों का। शीलधा बाई बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी थी, विष्णु कुलवाल जी बसपा नेता हमारे साथ जुड़े थे, श्याम सुंदर शर्मा जी, मिथिलेश जैमिनी जी, योगेंद्र जी हमारे साथ जुड़े थे। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। फिलहाल खास कार्यक्रम में इतना ही। लगातार खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए जन टीवी के साथ।